रहता है कि ये और अच्छा पढ़े, बहुत मेहनत करे, बहुत अच्छे मार्क्स आए। और जब आते तो हमें पे तो खलबली मच जाती थी कि 10th का रिजल्ट आ गया। 10th का रिजल्ट में 1997 में 10th में टॉप किया था, तो बड़ा ही, पर मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, तुम ये समझा करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अब सब कुछ है, कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मैं बहुत रो रही थी, तो फिर मैं मतलब उसका अंश मेरे अंदर आया। तब से लेके अब तक का जो ये सफ़र है यही चल रहा था। अब पूजा कराते उसमें मैं अकेली बैठी थी, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे हस्बैंड नहीं आए, उसके पापा नहीं आए। ये चीज़ मुझे, मैं उनसे बहुत सालों तक लड़ती रही। जैसे मुझे कुछ लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, जैसे कि प्रियंका भाभी मेरी फ्रेंड थी। तो आज ये बातें करने का एक ये भी कारण है, अच्छी बेटी बनूं, बहुत अच्छी पत्नी बनूं, जो भी बनूं बहुत अच्छा बनूं, लेकिन इस बहुत अच्छे के चक्कर में मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाई। इसी राधे राधे, जय माता की फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, और सभी लोग ईश्वर की कृपा से हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते स्वस्थ रहिए। तो काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो आ नहीं पाई है, मेरी वीडियो आ क्या नहीं पाई है, बन ही नहीं पाई है। जैसे कि अपने मेरी लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और मेरे साथ साथ बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी भी बच्चों को थोड़ा सा जुकाम बाकी है, थोड़ा थोड़ा उनको कोल्ड हुआ है, और पहले से काफ़ी बेटर है। मैं ठीक हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी वीकनेस है। और मेरे पतिदेव जी जो हैं, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पाई है। पहले से बेटर हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। अभी जैसे वीकनेस है, फीवर, कल उनको फिर से फीवर हो गया था, जबकि 2 दिन बीच में फीवर नहीं हुआ, लेकिन कल फिर से हो गया था। तो बस ऐसे ही चल रहा है। और एक बार जैसे इस चीज़ से हट जाओ ना, फिर वो चीज़ थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। मेरी बिटिया रानी मुझसे 2-3 दिन से कह रही है कि मम्मी वीडियो स्टार्ट करो, यही तो टाइम है, अपने चैनल को आगे बढ़ाओ, ये करो वो करो। वो मुझे, उसने ही मेरा चैनल बनाया है और वही मुझे मोटिवेट करती रहती है। तो होता है, लेकिन क्या ना, दिमाग है ये मतलब ये कुछ सोचता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, ये पुरानी उलझनों में ही उलझा रहता है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। और ज़िंदगी है ये, कभी धूप, कभी छाँव, कभी सुख, कभी दुख, कभी खुशी, कभी गम, सब लगे रहते हैं, इसी का नाम ज़िंदगी है। और लेकिन यही है कि अपने आप को ना थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, हमें धक्का देना पड़ता है कि नहीं, अब ये चीज़ का टाइम निकल गया है, अब आगे बढ़ो, है ना। इस तरीके से हमें हमेशा सोचना पड़ता है और सोचना चाहिए। तो मैं पता नहीं क्या बातें कर रही हूँ। तो मैं बात करूँगी आज अपनी बेटी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 10th का रिज़ल्ट, सीबीएसई का 10th का रिज़ल्ट आया था शुक्रवार को, फ्राइडे को आया था। और मेरी बेटी भी ना इस बार 10th में थी। तो अब 10th जो क्लास होती है ना, जैसे देखिए, वैसे तो हमें हर क्लास में जब हमारा बच्चा पेपर देता है, एग्ज़ाम देता है, तो हमें रहता है कि ये और अच्छा पढ़े, बहुत मेहनत करे, बहुत अच्छे मार्क्स आए। और जब आते तो हमें खुशी होती है। लेकिन 10th की बात अलग होती है। 10th एक पहली सीढ़ी ऐसी होती है जब हम ही नहीं, मतलब जितने लोग हमें जानते हैं, सबकी नज़रें उस चीज़ का इंतज़ार करती हैं कि 10th, इस बच्चे का 10th का रिज़ल्ट निकलने वाला है, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे पास पड़ोसी हो। और अब तो बहुत कम हो गया है। मुझे होता है ना कि हम अपने बच्चों में खुद को देखते हैं, वो मैं बता रही हूँ कि जब मेरी बेटी का रिज़ल्ट आया ना, तो मुझे अपना 10th का रिज़ल्ट आया था, वो दिन याद आ गया। और मुझे ही नहीं आया, उसके पापा को, यानी मेरे हस्बैंड को भी याद आ गया कि जब उन्होंने 10th का उनका रिज़ल्ट आया था तो क्या हुआ था। हम सबके दिमाग में ना वही सारे सीन घूमने लगे, वही सारे दृश्य आने लगे कि हम लोगों ने भी कभी 10th का एग्ज़ाम दिया था, हमारा भी कभी रिज़ल्ट आया था। और हमारा जब रिज़ल्ट आया था उस टाइम पे तो खलबली मच जाती थी कि 10th का रिज़ल्ट आ गया, 10th का रिज़ल्ट आ गया। वो तो टाइम ही अलग था। मतलब कभी रात के 12 बजे आता था या दिन के 2 बजे आता था, पर ऐसा शोर, ऐसा हाहाकार मचती थी कि हाँ कुछ हुआ है। अलग से ही समझ में आ जाता था कि कुछ बहुत ही स्पेशल काम आज हुआ है। तो वही मैं अपने बेटी को भी बता रही थी कि पहले इस तरह से होता था, इस तरह से। कैमरा थोड़ा सा और ठीक कर लूँ।
1997 में मैं 10th में थी। 1997 में मेरा रिज़ल्ट निकला था। और वो दिन मुझे आज भी, जब मेरी बेटी का रिज़ल्ट निकला ना, तो मेरी आंखों के सामने मेरा वो दिन भी घूम गया। और 1997 में ही मेरे हस्बैंड ने भी 10th किया था। और आपको बताऊँ, उन्होंने मतलब यूपी बोर्ड से थे हम लोग। बिटिया तो हमारी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रही है, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग यूपी बोर्ड से हम लोगों ने पढ़ाई की है। तो उन्होंने तो अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। वो जहाँ रहते थे वहाँ उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था और उनके बहुत अच्छे नंबर आए थे और मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई थी। तो होता जैसे वो अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे, उनके जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो पुलिस में जॉब करते थे और उन्होंने उस टाइम पे शायद वो महोबा में थे। महोबा यूपी में ही है, शायद यूपी में ही है, हाँ। तो वहाँ उन्होंने पूरे ज़िले में 1997 में 10th में टॉप किया था। तो बड़ा ही खुशी का ये पल होता है। ये पल ऐसे होते हैं कि हम जीवन में कभी भूलते नहीं हैं, क्योंकि पहली सीढ़ी होती है हमारा हाई स्कूल, कक्षा 10, मतलब 10th जो भी बोले हम। तो और जो मैं हूँ, मेरे लिए उस समय फर्स्ट डिवीज़न आना ही बहुत बड़ी बात थी। और आप ये समझिए, जो भी लोग मुझे जानते थे ना, मैं तो गांव को बिलोंग करती हूँ, बरेली के पास में मेरा गांव है, पर मेरी जो पढ़ाई हुई है वो बरेली सिटी में हुई है। एक्चुअली क्या है, हमारा बरेली है, बरेली से करीब 15-20 मिनट का रास्ता है हमारे गांव का। तो हम लोगों का तो दिन में कितने चक्कर लगा लो पता ही नहीं चलता, लेकिन हम लोग रहते बरेली में ही थे उस टाइम पर भी, और गांव से आना जाना रहता था, क्योंकि मम्मी पापा मेरे गांव में रहते थे और मैं भैया के साथ रहती थी बरेली में। हम सब भाई बहन बरेली में पढ़ाई करते थे हम लोग। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया ना, तो मैं अपने गांव में ही थी। और जब मैं फर्स्ट आई ना हाई स्कूल में, तो मेरे पूरे गांव में, मतलब मेरे पूरे बरेली की तो बात छोड़िए आप, मैं गांव में थी और गांव में सब लोग, मतलब गांव के सारे लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे। मेरे पापा ना डॉक्टर थे, तो सब बोल रहे थे कि अरे डॉक्टर साहब की जो लड़की है उसने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया, ये वो दुनिया भर का। तो उस समय रिकॉर्ड था कि किसी की भी फर्स्ट डिवीज़न नहीं आई थी तब तक 10th में। उसके बाद आई होगी, बहुत बच्चों की आई होगी, लेकिन जब तक मैं रही 10th में, तब मतलब जब तक मैंने 10th किया, रही नहीं सॉरी, जब मैंने 10th किया और मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई, उस टाइम तक कोई फर्स्ट नहीं आया था। तो बहुत खुशी होती है। मेरे पापा भी बड़ी खुशी से बताते थे, मेरे मिठाइयाँ बांटते थे। एक ऐसी खुशी, वो जो दौर था ना, वो क्या बोलूँ, दौर था, टाइम था, जो भी था, वो ऐसा था कि एक अलग ही खुशी हुआ करती थी कि जब 10th का रिज़ल्ट निकलता था। आज भी बहुत खुशी होती है। तो और जब मैं बरेली गई ना, छुट्टियों के बाद मैं बरेली गई, जब स्कूल खुलने वाले होते थे, बाकी छुट्टियों में तो मैं मम्मी के साथ ही रहती थी बरेली, वो गाँव में। तो जब बरेली गई ना, तो सब लोग इतने खुश हुए। जो मेरे से सीनियर लड़कियां थी मेरे कॉलेज में, जो सीनियर गर्ल्स थी, वो लोग भी इतनी खुश और कहती, नीलू तुम तो छुपी रुस्तम निकली, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई की, तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं और टीचर ने भी अप्रिशिएट किया। तो बहुत अच्छा लगता था। उस समय बहुत बड़ी बात होती थी 10th में फर्स्ट आना, और मेरे हस्बैंड ने तो टॉप किया था। तो बहुत अच्छा लगता है ना, पुरानी यादों में खो जाना। किस तरीके से आपको बताऊं, मतलब मैं तो गांव में थी और उस दिन ना कुछ आंधी वगैरह आ गई थी, तो फ़ोन था मेरे घर में, टेलीफोन था उन दिनों, पर क्या था ना कि टेलीफोन के तार ही टूट गए थे, तो कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर खैर वो कहानी छोड़िए कि कैसे पता चला क्या हुआ। पर हाँ, ये है कि हमने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में पढ़ाई करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही होता है, आप अपनी माँ से और अपने पिता से दूर रहना जब पड़ता है। देखिए, पिता से तो चलता है, लेकिन एक बच्चे के लिए माँ से दूर रहना बहुत ही मुश्किल बात होती है ना। क्योंकि पिता लोग जो होते हैं वो बाहर ही काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं या बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, पर उनका ज़्यादा टाइम बाहर बीतता है। पर बच्चा ज़्यादातर, उस टाइम पे तो लेडीज़ कम, उस समय भी लेडीज़ जॉब करती थी, लेकिन कम करती थी। आज भी जैसे मैं जॉब नहीं करती हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ मैं, लेकिन मैं जॉब नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा अपने बच्चों को प्रायोरिटी पे रखा है कि हम कितना भी मेड रख लेंगे, हम कुछ भी क्रश में डाल देंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन एक जो माँ बच्चों की केयर कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता।
और मेरी जो मम्मी है वो उनकी ऐसी कंडीशन नहीं कि जो वो मेरे बच्चों का ध्यान रख पाती और मैं जॉब करती, है ना। और सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने अपने बच्चों को ही प्रायोरिटी दी, इसलिए मैं जॉब नहीं करती हूँ। पर जब मेरी बेटी का रिज़ल्ट आया ना, तो मैंने वो खुशी महसूस की जो खुशी मेरी मम्मी ने मेरे रिज़ल्ट आने पे महसूस की होगी। क्योंकि जबकि मेरी बेटी मेरे साथ रहती है, मुझे मतलब जब आपको बताऊँ ना, पहले मुझे अक्ल नहीं थी, लेकिन जब मुझे थोड़ी अक्ल आई ना, तो मैं एक ही बात कहती थी। जब मेरी माँ ही कहते हम प्यार से अपनी बिटिया को घर में, जब मेरी माँ ही पैदा हुई ना, तो मन में मैं एक ही बात सोचती थी कि मतलब मेरी बेटी को कभी मुझसे दूर ना रहना पड़े, चाहे पढ़ाई करना हो चाहे जो करना हो, भगवान इतनी कृपा करना कि मेरी बेटी मेरे साथ ही रहे। मतलब एक माँ के सानिध्य में बच्चा रहता है, उसकी बात अलग होती है। कोई कितना भी कुछ भी कर ले, और वैसे भी जो माँ कर सकती है वो संसार में कोई अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकता। इसलिए मैं मानती हूँ कि माँ के बराबर कोई नहीं, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो मैं आपको बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में ना खुशियाँ जो हैं, बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ ऐसे आई जैसे ऊपर से आई ना, और आते आते गायब। तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हमेशा इसी तरीके से आई हैं कि वो आते ही मतलब एक पल के लिए जैसे ही हमें महसूस हुआ ना कि खुशी आई, और वो गायब हो गई। इस तरीके से खुशियाँ आई हैं। तो आपको बताऊँ, जब मेरी माही होता है ना, पहली प्रेगनेंसी होती है, तो कितनी खुश होते हैं ना फैमिली में सारे लोग, कितनी खुशियाँ मनाते हैं। मैं अपने मायके में सबसे छोटी थी और ससुराल में अपने सबसे बड़ी थी, लेकिन मैं उस खुशी से वंचित रही। मतलब मुझे वो खुशी कहीं ना दिखी ना मिली कि मैं खुशी मना पाऊँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या मेरा बेबी आने वाला है, या मैं एक मतलब एक लड़की से मैं पत्नी बनी, बेटी से मैं बहू बनी, पत्नी बनी, और उसके बाद अब मेरा दर्जा बड़ा होने वाला है, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो मुझे वो खुशी कभी नहीं मिली कि मुझे कोई खुशी मिली हो, क्योंकि कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ अलग अलग होती है। पर मैं आपको अपने बारे में ही बता रही हूँ, मुझे वो खुशी नहीं मिली कि मैं खुशी महसूस कर पाऊँ कि हाँ, कि मैं कुछ नया अचीवमेंट होने वाला है, या मेरी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है। मैं परेशान ही रही, मैं दुखी ही रही, कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब मेरी माँ ही आपको बताऊँ हुआ क्या, मतलब मैं डॉक्टर को दिखाने गई और मुझे ना वॉमिट बहुत आती थी। तो मैं मतलब वॉमिट करते करते मैं गिर गई, ऐसे पेट के बल गिर गई। उसके बाद पता चला उसी दिन मेरा ऑपरेशन हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बरेली में ही थी, मैं ज़्यादातर ना मेरा टाइम बरेली में ही बीता है, अपनी मम्मी के पास में ही बीता है। अब आप यही देखिए, शादी से पहले मुझे मम्मी से दूर रहना पड़ा, भैया के साथ रहती थी मैं, और शादी जैसी मेरी हो गई उसके बाद मैं ज़्यादातर मम्मी के साथ रही, क्योंकि तब मम्मी बरेली प्रॉपर शिफ्ट हो गई थी। मेरी मम्मी फिर ना बरेली में, मेरी शादी हुई है उसके करीब 3 साल पहले मेरी मम्मी बरेली में शिफ्ट हो गई थी। गांव का हम लोगों ने मतलब थोड़ा गांव में पापा ध्यान रखते थे, और खेती वेती तो गांव में उठा दिए जाती थे, दूसरे लोग मतलब देखते थे, वो सब कुछ होता है हिसाब किताब। तो आज मैं अपनी बेटी से जुड़ी बातों को आपसे करना चाहती हूँ। और मेरा जब ऑपरेशन हुआ ना, तो शाम के टाइम हुआ, वो भयंकर गर्मी के दिन थे। उसके बाद में जब मेरी बेटी हुई ना, तो मैं बहुत रोई, और मतलब मैं भूलती नहीं हूँ, मुझे आज भी वो बातें याद आती हैं। उसके बाद में जब मुझे होश आया, क्योंकि ऑपरेशन हुआ था मेरा, और जब मुझे होश आया ना, तो मैं खूब रो रही थी। तो मेरी मम्मी जो है, मुझे पता चला कि मम्मी तो हॉस्पिटल में मिठाई बांट रही है। मतलब मेरी मम्मी ने, अब मेरे जो डॉक्टर है ना, जो मतलब पीडियाट्रिशियन है, बच्चों वाले डॉक्टर हैं, जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। आज भी मैं मतलब बरेली जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ। बरेली के सिटी हॉस्पिटल में मेरी माही का जन्म हुआ था, तो मुझे बहुत पैम्पर करती थी जो मैम थी। मतलब वो मुझे हमेशा कहती थी कि देखो, एक माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, वो तुम्हारे साथ रहती है, पर मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, तुम ये समझा करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और आपको बताऊँ, मैं कितनी बार उनसे मिली, और कितने भी लोग पेशेंट बैठे हो ना, वो मुझे गले लगा लेती हैं। तो मतलब जबकि वो मुझे जानती नहीं थी, मैं उन्हें नहीं जानती थी, फर्स्ट टाइम मैं उनके यहाँ गई थी। ऐसा भी नहीं कि हमारे फैमिली का कुछ रिलेशन हो, ऐसा भी कुछ नहीं,
लेकिन एक होता है ना कि एक मन का दिल का रिश्ता होता है, तो वो मुझे बहुत प्यार करती थी। तो मैं खूब मतलब मुझे पता चला मेरी मम्मी ने मतलब सिल्वर कॉइन डॉक्टर्स को बांटे थे और मिठाइयाँ बांटी थी जब मेरी माही का जन्म हुआ था। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सोच के कि मेरी बेटी के जन्म पे मेरी मम्मी इतनी खुश हुई थी। फिर जब मुझे होश आया ना तो मैं खूब रो रही थी। मैं कुछ देख ही नहीं रही थी, सुन ही नहीं रही थी कि क्या है, बस पता नहीं क्या, मतलब पता सब कुछ है, कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मैं बहुत रो रही थी। तो फिर मेरे बड़े वाले जो भैया है ना, उनसे मेरा रिश्ता रहा है जैसे एक पिता से एक बेटी का रिश्ता होता है, क्योंकि हम लोगों की एज में बहुत डिफरेंस है। मेरे बड़े भैया मुझसे बहुत बड़े हैं, तो वो मेरे पास आए, उनने मुझे गले लगा लिया और बोले कि तुम क्यों रोती हो, तुम्हारी थोड़ी है वो बच्ची, वो तो मेरी है, एक नीलू बड़ी हो गई है, छोटी नीलू आ गई। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब बातें बहुत लंबी हो रही है, ऐसे लग रहा है स्टोरी चल रही है, जबकि मैं चाहती थी छोटी सी वीडियो बने। तो आपको बताऊं, अब आपको पता है मैं फ्राइडे से मेरे दिमाग में आप समझो मतलब मेरी बेटी की जन्म से लेके और जो उसका ये 10th तक का सफ़र है यही चल रहा था। जन्म से जैसे जब से वो मतलब उसका अंश मेरे अंदर आया तब से लेके अब तक का जो ये सफ़र है यही चल रहा था। अब मेरा बहुत मन करता है ये बातें करने के लिए, ये किसी की बुराई नहीं है, ये मेरी आप बीती है, ये मेरी ज़िंदगी की। हर इंसान की लाइफ में हर तरह का टाइम आता है, सबकी अपनी अपनी कहानी होती है ना। बताने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन हम नहीं बता पाते हैं किसी कारण से। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो मन करता है कि बता सकते हैं, इसमें क्या बुराई है ना। तो वही मैं आपको बताऊँ, फिर मेरी माही हो गई और मेरे हस्बैंड आ गए थे। उस दिन रात को आए थे कि अगले दिन आए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी थी मेरे बरेली और बांदा में थे जब मेरी शादी हुई थी वो। तो बहुत टाइम, शायद अगले दिन ही वो आए थे, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी माही पैदा हुई और आपको बताऊँ अपने पापा की गोद में जाते ही मुस्कुराई उनको देखकर। मेरी भाभी ने मुझे ये बताया कि देखो गुड़िया कितनी वो है कि देखो इतनी छोटी सी है और अपने पापा की गोद में जाके तुरंत मुस्कुराई। खैर उसके बाद ना बहुत सारी घर में फालतू की बातें जो होती हैं, आपको बताऊँ हर घर में होती हैं, घर घर की कहानी होती है। बहुत कम घर होते हैं जिनमें नहीं होती वो बातें, फालतू की पंचायतें कि ये कि वो, दुनिया भर का, वो छोड़िए। खैर पर मुझे बहुत एक चीज़ का जो दुख हुआ ना कि जब मेरी बेटी का नामकरण हुआ तो उसके पापा नहीं आए। मुझे बहुत बुरा लगा कि उसके नामकरण पे जो पूजन होता है, पंडित जी पूजा कराते, उसमें मैं अकेली बैठी थी। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे हस्बैंड नहीं आए, उसके पापा नहीं आए। ये चीज़ मैं उनसे बहुत सालों तक लड़ती रही इस चीज़ को लेके। और अब हम जैसे जैसे हमारी उम्र बीतती है, टाइम बढ़ता जाता है, हम बदलते जाते हैं और कुछ हालात ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल बदल के रख देते हैं, एकदम चेंज कर देते हैं। तो मुझे वो चीज़ मुझे बहुत कष्टदायक लगी। उसके बाद ये बहुत कमज़ोर थी, 2.25 किलो की हुई थी माही, बहुत कमज़ोर थी। मतलब उसके बाद ना फिर इसकी मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी ने मेरी बहुत सेवा की। मेरी मम्मी मेरी तो सेवा करती ही थी। और मेरी देखो ना, मेरी मम्मी ने मुझे पैदा किया, मुझे बड़ा किया, मेरी मालिश की, मेरी पॉटी वॉटी सब साफ़ की, वैसे ही सेम मेरी मम्मी ने मेरी बेटी के लिए किया। मतलब मेरी सेवा की, साथ में उसको भी पाल पोस के बड़ा किया। तो आप लोग सोचते होंगे ना मैं अपनी मम्मी के लिए इतनी ज़्यादा वो क्यों रहती हूँ। हम सब स्वार्थी होते हैं, हमारा हर चीज़ में ना मनुष्य का स्वार्थ जुड़ा होता है। चाहे हम वो भगवान की पूजा करें, चाहे हम वो किसी को माने इतना ज़्यादा, चाहे हमारे माता पिता हो, सास ससुर हो, कोई भी हो, हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है। तो कहते हैं ना, मेरी मम्मी ने जिस तरीके से मुझे तो अपने अंदर उन्होंने रखा, फिर पैदा किया, उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन मेरी बेटी जब हुई है तब उन्होंने मेरा और मेरी बेटी का, दोनों का किया, उसको पाल पोस के एक तरीके से बड़ा किया। मैं आपको बताऊँ ना, मेरी बेटी को जितना भी प्यार मिला है, सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी ने किया है ना तो मेरी मम्मी ने किया है। आपको बताऊँ मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी, टेंशन में रहती थी। तो मेरी मम्मी ही है ऐसी कि मैं ना पिटाई लगाती थी जब अपनी माही की। आज मुझे बहुत, उस समय मैं क्या होता था, मैं उसको एक थप्पड़ मारती थी, फिर मैं रोती थी बैठ के कि मैंने इसको मारा। तो मतलब
मेरा क्योंकि पता नहीं क्या कंट्रोल ही नहीं था कि जो भी हो रहा था, जिन परिस्थितियों में मैं फंसी हुई थी, मैं अपने बच्चों पे ऐसा करती थी। और मैं आज ये कहूँगी ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। आप जितना कंट्रोल कर सकते हो खुद पे, जितना कंट्रोल कर सकते हो करो, अपने आप को मारो, लेकिन अपने बच्चे पे उंगली मत उठाओ, क्योंकि उसका कोई दोष नहीं है। और आपको बताऊँ, मैं मतलब ये चीज़ें याद कर करके ना आज भी मैं बहुत दुखी होती हूँ, अंदर से मैं बहुत परेशान होती हूँ कि मैंने अपनी परेशानियों में ऐसी फंसी रहती थी, मैं इतनी बुरी तरह मैं घिरी रहती थी अपनी परेशानियों से, जो कि फालतू की थी, जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनका कोई मतलब नहीं बनता। और बर्दाश्त कौन करता था? मेरे बच्चे, और सबसे ज़्यादा मेरी माँ ही ने, मेरी बेटी ने बर्दाश्त किया। बहुत ही प्यारी, क्यूट। और ना मुझे जैसे लखनऊ में थे हम, जब वो मेरे हस्बैंड जॉब करते थे लखनऊ में, तो उसके बाद में जब उसका फर्स्ट बर्थडे हुआ तो भी मैं बरेली में मनाया हमने। उसके बाद में मतलब क्या बोलूँ आपको, मेरी बेटी को उसकी नानी ने, उसकी मौसी ने बहुत प्यार दिया है। मामा लोग तो देखिए डबल माँ होते हैं, मामा भी बहुत प्यार करते थे। और मेरे छोटे वाले भैया ना बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ खेलते खिलाते नहीं हैं, लेकिन आपको बताऊँ 2016 से लेकर और 2020, ये जो साल थे 16, 17, 18, 19, 20, करीब 6-7 साल मेरी ज़िंदगी के इतने गंदे गए हैं ना कि मेरी मतलब जो लोग मुझे जानते हैं और वो लोग भी जानते हैं कि मैं जो सामने बैठी हूँ ना, ये मेरी एक नई ज़िंदगी है। मतलब इस तरीके की मेरी लाइफ हो गई थी 2016 से कि ऐसा लगता था ज़िंदगी में जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और इस चीज़ को मैंने तो झेला ही। देखिए, मैं तो वजह हूँ कि मेरी वजह से ही जो प्रॉब्लम है, मैं अपने आप को ही वजह बताती हूँ कि ना मैं होती ना कोई परेशानी होती, क्योंकि मैं इस दुनिया में थी तो परेशानियाँ आई मेरी लाइफ में। और फालतू की परेशानियाँ थी, दिमाग से रिलेटेड ये परेशानियाँ होती हैं। ये हमारे अपने जो होते हैं ना, जिनको हम अपना कहते हैं, ये हमारे अपने ही होते हैं, जो अपने दुश्मन की तरह बिल्कुल मतलब सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं और सारा कुछ बस बर्बाद होने लगता है। जबकि वो हमसे उम्र में इतने बड़े होते हैं, पर वो ये नहीं सोचते हैं कि आपके बड़े होने का क्या फ़ायदा। बड़ों का बड़प्पन तो उसी में होता है जब वो छोटे अगर गलती भी करें तो भी माफ़ करते हैं। और यहाँ तो बिना गलती के ही सज़ा मिल रही थी, क्या मुझे और क्या मेरे बच्चों को। मेरा बेटा है, दिव्य है मेरा, वो मेरी बेटी से 4.5 साल छोटा है। तो मेरी माँ ही ने जब तक जो झेला सो झेला, लेकिन मेरे बेटे ने भी झेला। मुझे इतना दुख हुआ, जबकि जब वो पैदा हुआ तो मैंने अपना मन बना लिया था कि नहीं, मैंने माँ ही को बहुत बेचारी को पिटाई लगाई है, उसके साथ मैंने गलत किया है। कहीं का गुस्सा होता था मैं उस पर उतार देती थी, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अब मैं अपने आप को सुधारूँगी, मैं अपने दोनों बच्चों की आँख में आंसू नहीं आने दूँगी। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ। मेरे बच्चों की आंखों में इतने आंसू आए कि मैं कहीं ना कहीं उन आंसुओं में एक तरीके से डूबने लगी। मुझसे देखा नहीं जाता था कि, और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तो सब कुछ बदल गया था, सब कुछ इतना बुरा हो गया था। आज ना ये सारी बातें करने के बहुत सारे रीज़न हैं। और आप समझिए 2016 से मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई थी, मेरे बेचारे मासूम से बच्चों की ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई थी कि क्या बताऊँ। मेरी जो बेटी है ना, एक टाइम ऐसा था 2019 था, हाँ 2019 में मेरी बेटी डिप्रेशन में चली गई थी। तो मुझे डर लगता था कि इसको कुछ कैसी हो गई है। मैं अपनी मतलब बहुत याद आती हैं मुझे ये बातें, और ये बातें मेरे साथ जुड़ी हैं, मुझे याद आती है। शायद इसीलिए आज मैं करने बैठ गई। पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो सच है उसको कहने में कोई बुराई हो, फिर इतनी ज़्यादा बातें मैं कर भी नहीं रही हूँ। तो आप समझिए 2019 में मेरी बेटी डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे इतनी टेंशन हो गई थी कि मैं क्या करूँ। मतलब मुझे इतना वो रोती थी, अजीब सी बातें करती थी, मतलब दुख वाली बातें करती थी। ऐसा नहीं है कि वो ऐसी कोई बात करती हो कि लगे कि इसका दिमाग ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं। पर वो
इतनी दुखी, इतनी रोती थी कि मैं भी रोती थी चिल्ला चिल्ला के। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं अपनी मासूम सी बच्ची को क्या समझाऊं। तो मुझे ऐसे लगता था ना कि मेरे तो सारे सपने टूट गए, कि ये पढ़ेगी, कुछ बनेगी, सब टूट गए, सब बर्बाद हो गया। मैं बहुत अकेली थी। आपको बताऊं, अपनी मेरी मम्मी तो देखिए बीमार ही रहती थी, तब भी मेरी मम्मी आती थी, उनका ट्रीटमेंट चलता था। पर क्या था, तब वो स्टेबल थी उनकी कंडीशन। तो ऐसा होता था कि वो आती थी दवाई लेने और 2-4 दिन रुक के दवाई लेके वो चली जाती थी। स्टार्टिंग में मैंने किसी को अपने घर में मैंने वैसे भी नहीं बताया। जो भी प्रॉब्लम थी मेरे हस्बैंड से ही रिलेटेड थी, और उनके द्वारा ही मेरे घर में भी सबको पता चला कि मैं परेशान हूँ। तो अब मैं और मेरी बेटी अकेले थे। मैंने किसी को अपनी बेटी की प्रॉब्लम भी नहीं बताई। मैं उसे डॉक्टर के पास भी ले गई। मैं ऐसी हो गई थी ना कि जैसे मुझे कुछ लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, जैसे कि प्रियंका भाभी मेरी फ्रेंड थी, उनके साथ भी बहुत बुरा हो गया। प्रियंका भाभी मेरी फ्रेंड थी, मतलब वो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया उस टाइम पे। एक कंधा चाहिए होता है ना हमें रोने के लिए, एक व्यक्ति चाहिए होता है हमें रोने के लिए जब हम दुखी होते हैं। तो मुझे प्रियंका भाभी ने उस टाइम पर मेरा बहुत साथ दिया। मैं उनसे सारी बातें कर लेती थी, खूब रोती थी, वो मुझे समझाती थी, वो मेरे बच्चों को प्यार करती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मतलब ये मेरे बच्चों को प्यार कर रही है। धीरे धीरे करके सबको सब कुछ पता चल गया, और मुझे इतना बुरा लगता था कि जो घर के बड़े कहे जाते हैं ना, वो लोग मतलब मेरे बारे में तो जो कहना ही है, मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा जब बोलते थे। आप समझो 8-10 साल की बच्ची के बारे में जब घर के बड़े लोग बुरा बोलते तो कितनी तकलीफ होती है। बहुत बुरा बोलते थे। नहीं आता है, एक मनुष्य का स्वभाव होता है, जब आप उससे प्यार से बोलोगे तो वो प्यार से बोलती है, लेकिन जब फालतू में उसको इंसल्ट किया जाता है, देखिए एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको भी समझ में आता है कि मेरी इंसल्ट कहाँ पे हो रही, कहाँ मुझे प्यार मिल रहा है। एक जानवर होता है वो भी समझता है उसी तरीके से। जहाँ मतलब मेरी बेटी को जब ये महसूस होगा, मैं ही हूँ, मैं उससे गलत तरीके से कुछ बात करती तो भी उसे बुरा लगता है, वो नाराज़ हो जाती है, मैं भी नाराज़ हो जाती हूँ। कहती भी है कि मम्मी तुम्हें भी तो बुरा लगता है जब तुम्हारे लिए कोई कुछ गलत कहता है, तो तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लग सकता है। सही बात है, लग सकता है, बिल्कुल लगना चाहिए। तो मतलब इतना मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या थी, कि मैं जब भी अपनी बेटी के स्कूल गई, टीचर ने हमेशा उसको अप्रिशिएट किया। हमेशा टीचर ने बोला कि शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ वेरी शाय। लेकिन लास्ट में वो एक लाइन बहुत मतलब बोलती ही थी कि क्या कोई प्रॉब्लम है। उसको देख के ऐसा लगता है जैसे वो परेशान रहती है। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। आप समझो डॉक्टर के पास भी जब भी हम उसे दिखाने जाते थे तो डॉक्टर भी यही बोलते थे, जैसे उसको कभी बुखार हुआ या कुछ भी हुआ तो भी डॉक्टर यही बोलते थे कि मतलब आप लोगों के घर का माहौल लगता अच्छा नहीं है। तो आज ये बातें करने का एक ये भी कारण है कि देखिए, आप हस्बैंड वाइफ के आपस में जो भी है, अपने बच्चे पे उसका असर मत पड़ने दीजिए, उसका जीवन बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि उसका कोई दोष ही नहीं है। जब उसका कोई दोष ही नहीं है तो आप उसका जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आपको बताऊं, जब वो 4th क्लास में पढ़ती थी ना, तो रिक्शे से स्कूल जाती थी और उसका पैर मतलब रिक्शा पलट गया और सारा वजन जो था रिक्शे का उसके पैर पे पड़ा। आप सोचो क्या उम्र रही होगी भाई। 4th क्लास में बच्चा पढ़ता है तो 8-9 साल का होता है, और उसकी वो जो पैर में हड्डी क्रैक हो गई और मांस फट गया। मतलब ये कंडीशन थी कि पैर उसका ऐसे सूज गया और दर्द उसको इतना ज़्यादा था कि मैं क्या, आप सोचो मेरी बच्ची सुबह ही गई थी स्कूल और तुरंत ही वापस लौट आई, और मुझे अपने ऊपर ना इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। एक तो ना हम लड़कियों में कुछ चीज़ें होती, जैसे मैं अपने मायके में हम लोग रहते थे तो हम लोग घर के अंदर ही रहते थे, ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे। थोड़ा बहुत निकलते थे पढ़ाई लिखाई के लिए, पर बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे, तो हमें दुनियादारी ज़्यादा कुछ पता नहीं थी। तो मेरी जब बेटी के साथ ये केस हुआ ना कि वो रिक्शा पलट गया, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो मेरी बुद्धि इतनी काम नहीं की कि मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाऊँ। मैंने क्या किया, वो घर आई, रिक्शे वाले भैया लेकर आए उसको, और उसके मैंने तेल मालिश की, सिकाई की। वो रोती जा रही, मैं उसके साथ रो रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रही हूँ, वो ऑफिस गए थे, कि ऐसा ऐसा माही के साथ हो गया है, अब बताओ क्या करें, माही को क्या करें, क्या किस डॉक्टर को दिखाना है, क्या करना है। तो उन्होंने मुझे बस इतना बताया, जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर है, जो बच्चों वाले डॉक्टर है, वो इसमें कुछ भी नहीं करेंगे,
और तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ। फिर हमारे घर के पास में एक डॉक्टर थे, मैं उनके पास ले गई। उन्होंने मुझे दर्द की दवाई लिख कर दे दी और बोले हड्डी वाले डॉक्टर के पास ले जाओ। अब मैं जानती नहीं थी वहाँ पे हड्डी वाला डॉक्टर कहाँ है, कैसा है। और आपको बताऊँ, मेरे पास ना बटन वाला फ़ोन होता था उस टाइम, ये टच वाला फ़ोन भी नहीं था मेरे पास। अच्छी बात ये थी कि दीदी रहती थी मेरे साथ में ही, मतलब उसी कॉलोनी में मेरी दीदी रहती थी। तो मैंने, समझो आप, मुझे वो रात याद आती है ना, तो मुझे इतना गुस्सा आता है अपने ऊपर, इतना गुस्सा आता है। मुझे लगता है कि मैं पता है हमेशा चाहती थी कि मैं बहुत अच्छी बेटी बनूं, बहुत अच्छी पत्नी बनूं, जो भी बनूं बहुत अच्छा बनूं। लेकिन इस बहुत अच्छे के चक्कर में मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाई। इसीलिए ज़्यादा चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। तो आप समझो एक बहुत अच्छी माँ बनना चाहिए था, पर मैं कहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं बनी, क्योंकि मेरी माँ ही सुबह 9 बजे से लेकर, और बेचारी दर्द से इतना तड़पी है ना, सारी रात पापा पापा करती रही। और जब तक उसके पापा ऑफिस से नहीं आए, मम्मी पापा को बुला दो, मम्मी पापा को बुला दो। पापा भी आ गए ऑफिस से, तो उन्होंने फिर उसको दर्द की दवाई दे दी। थोड़ा हम पता नहीं रहे, हमारा घर उस समय, हमारे जो घर का माहौल था वो ख़राब होना शुरू हो गया था। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये बच्ची है 7-8 साल की, और मतलब इसको क्या हुआ है। तो आप ये समझो, फिर रात भर वो रोई और मैं उसके साथ रोई रात भर, और वो उठ के ऑफिस चले गए और मेरी बुद्धि काम ही नहीं करी कि मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाऊं, मैं क्या करूं। फिर अगले दिन सामने आंटी रहती थी, उन्होंने मुझे बोला कि तुम शाहदरा में जाओ, शाहदरा में जो पहलवान लोग नहीं होते, हड्डी सही करते हैं, उसके पास चली जाओ तो ये ठीक हो जाएगी। अब आप समझो, मेरी दीदी और मैं, हम दोनों, माही को गोदी दोनों ने लिया, क्योंकि थोड़ा सा वेट तो उसका था ही, मतलब बहुत ज़्यादा पतली दुबली भी नहीं थी, बहुत मोटी भी नहीं थी, लेकिन मैं नहीं ले सकती ना जीने से उतार के। हम दोनों ने जैसे तैसे करके उसको रिक्शे से लेके हम शाहदरा गए। शाहदरा में हमने वो गली ढूंढी, और वहाँ जाके हमने जब उनको, तो वो इतना नाराज़ हुए, जो वो पहलवान जी थे, उनके ना बालाजी का दरबार लगता था, और वो कुछ दवाई लगा के और लकड़ी लगा के पट्टी लपेटते थे। और मुझे अपनी ये मूर्खताएं जब याद आती है ना, तो मुझे इतना दुख होता है। तभी मैंने सोचा कि आज मैं अपने बारे में, अपने बेटी के जीवन की कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि मतलब कोई मेरी तरह गलती ना दोहराए। हालांकि नहीं करते, सारे माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, मुझसे तो सभी अच्छे होते हैं, तो लेकिन ये लगता है ना कि ऐसी गलती कोई ना करे जो बच्चा इतना झेले। तो जब मैं वहाँ गई ना, तो उन्होंने खूब मुझे डांटा, बोले तुमने एक्सरे भी नहीं कराया बच्ची के पैर का, दुनिया भर की बातें उन्होंने की। मैं चुपचाप रोती रही, सुनती रही, उनसे हाथ जोड़ के कहती रही कि बस इसका दर्द ठीक हो जाए, ये बहुत रो रही है, 2 दिन होने जाने से रोते रोते, कुछ आप करो, प्लीज़ करो। तब जाके अगले दिन आप सोचो 11:30-12 बजे उन्होंने वहीं पे उसको दवाई खिलाई, उसका पैर उन्होंने कैसे खींचा खाचा, क्या किया। इतनी छोटी बच्ची मेरी बेचारी। तो आप समझो 4-5 महीने हमने वो पट्टी कराई। हर ट्यूसडे को हम पट्टी कराने जाते थे, हर ट्यूसडे को। ऐसे उसका वो साल कटा, और जब वो स्कूल नहीं गई, 4-5 महीने वो नहीं गई स्कूल, फिर हम उसको, मैं लेके जाती थी स्कूल ना, तो 2-3 बच्चों को बुलाती थी, गेट पे पास में स्कूल था, बच्चे आ जाते थे, उसका कोई बैग पकड़ता था, तो फिर मैं उसको अपने कंधे पे टिका के, और एक पैर से वो लंगड़ी से जैसे हम खेलते हैं ना, वैसे करके वो अपनी क्लास तक जाती थी। फिर उसके, तब वो 4th क्लास में थी, उसके 98% मार्क्स आए, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी। तब भी मैं बहुत, मतलब खुशी के बारे में बहुत रोई थी कि मेरी बेटी बेचारी ने, मतलब इतना ज़्यादा उसने कष्ट झेला, स्कूल जा नहीं पाई, ठीक से पढ़ाई हो नहीं पाई। भले ही क्लास छोटी थी, तो उसकी उम्र भी तो छोटी थी, और उस छोटी सी उम्र में इतने सारे बच्चों के बीच में उसने जो अपनी जगह बनाई, उसके 98% मार्क्स आए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। होगी एक माँ को खुशी। उसके बाद तो परेशानियों का सिलसिला शुरू हुआ था, वो बताऊंगी तो पता नहीं कहाँ से कहाँ कहानी चली जाएगी। 2020 तक कोविड आ गया। जब कोविड आ गया ना, तब तक ये कहानी में दर्द बढ़ते चले गए। मेरी बेटी डिप्रेशन में चली गई। मैं तो समझ लीजिए मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई थी। पता नहीं भगवान ने बच्चों की खातिर ही मुझे वापस भेज दिया। तो ऐसे होते हैं हालात।
कैसे इंसान, आज मैं किसी से मिलूँ तो मुझे नहीं पता कि उसकी लाइफ कैसी थी, उसने क्या झेला है क्या नहीं झेला है। मुझसे भी ज़्यादा दुख वाले लोग हैं। उसके बाद आप समझो कोविड आया, कोविड के बाद हमारे घर में ही एक ऐसी घटना घटी मेरे मायके में कि हम लोग अंदर तक हिल गए, और वो हम लोग ऐसे मतलब हम लोग आहत हुए ना कि आज भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं उस दर्द से उबरने की, पर उबर नहीं पाते हैं। कोविड ने तो बहुत घर उजाड़ दिए, बहुत घर उजाड़ दिए। तो आप समझो कोविड से तो स्कूल ही बंद हो गए थे, तो क्या पढ़ाई क्या लिखाई सब ऐसे ही चलता रहा। बस ये है कि काम चलाओ, पढ़ाई होती रही, स्कूल खुल नहीं रहे थे, ऑनलाइन क्लास होती थी, फिर कभी कुछ हो रहा है घर में, इतनी प्रॉब्लम, कभी कहीं कुछ पता चल गया, कभी कुछ, मतलब घर में एकदम ऐसा माहौल रहता था मायूसी का, सिर्फ दुख भरा माहौल रहता था। उसके बाद जब मेरी बेटी 9th में आई, 9th और 10th, 9th तो पूरा ऐसा बर्बाद हुआ ना, आप समझो 4 महीने बाद तो उसकी ट्यूशन ही लग पाई थी। ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ी थी उसने, उसको ऑफलाइन ट्यूशन भी नहीं मिली, क्योंकि मैथ और साइंस तो पढ़ने ही होते हैं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे बच्चे। तो मुझे बहुत खुशी है आज मुझे बहुत बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ। और ये बताते हो कि आज मेरी बेटी ने इतनी मेहनत की कि उसके इतने अच्छे नंबर आए, और मैंने अपनी खुशी शेयर भी की आप लोगों के साथ, आप लोगों को पता चला ही होगा। और जब स्कूल के बोर्ड पे अपनी बेटी का फ़ोटो देखा ना, तो मतलब मैं तो खुश हुई, उसके पापा इतने खुश हुए कि मैं बता नहीं। मेरा बेटा वो अभी पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं है, जबकि मेरी बेटी स्टार्टिंग से ही अच्छी थी, और बेटा ज़्यादा अच्छा नहीं, ठीक है। हम क्योंकि हमारी ही गलती है, ध्यान तो हम दोनों पे ही नहीं दे पाए, लेकिन ये बेटी पे हमने 3rd 4th क्लास तक तो ध्यान दिया, पर बेटे की तो शुरुआत से ही इतनी प्रॉब्लम घर में हो गई कि हम देख ही नहीं पाए वो पढ़ रहा है क्या कर रहा है। हम अपने दुख में दुखी थे और वो झेल रहा था, बच्चा था बेचारा, तो क्या बोलें उसके बारे में। पर हाँ, मेरी माँ ही ने मुझे एक बहुत बड़ी खुशी दे दी कि स्कूल के बोर्ड पे उसका फ़ोटो छपा, उसका नाम लिखा, तो मतलब कितनी खुशी होती है। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी ये खुशी बांटना चाहती थी आज। मतलब तो इतने दिनों से आपको पता है मैं वीडियो नहीं बना रही थी, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता था, कुछ भी ठीक नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब मैं खुश होकर भी मैं खुशी मना नहीं पा रही थी, आप ये समझो। पर हाँ, अगर आप सही हो और भगवान पर आपका विश्वास है, तो आप किसी गलत रास्ते पर मत चलो, अपने बच्चों को किसी भी तरीके से तकलीफ़ मत दो, भगवान से जुड़े रहो, उन पे विश्वास रखो। क्योंकि जितने लोग मुझे जानते हैं सबको पता है आज मैं जहाँ पर हूँ ना, लोगों को विश्वास करने में बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि मुझे भी कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि अरे सब ठीक हो गया है, आज हम सब साथ में रह रहे हैं, आज मेरी माही की पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है। क्योंकि मुझे तो ये लगता था इनकी पढ़ाई भी बेकार, बच्चों की क्या होगा, मतलब इतना मैं डर गई थी, सब कुछ बिखर सा गया था। पर उस बिखरे हुए को मैंने नहीं समेटा है, मेरे भगवान ने समेटा है, मेरे भगवान ने ही मेरा साथ दिया है। और आपको बताऊं, मेरी मम्मी, मेरे भैया, मेरी दीदी सब हमेशा मेरे साथ रहे। कभी मतलब देखिए, सबकी अपनी फैमिली होती है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन जो थोड़ा भी सपोर्ट मिला वो मुझे मिला। और मेरी आंटी हैं, अंकल हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के आंटी अंकल हैं, उन्होंने मेरा हर दुख तकलीफ़ की घड़ी में साथ दिया। मैं ऐसे लोगों को कभी भूलती नहीं हूँ जो मेरे दुख में साथ दे। खुशी में तो देखिए सब खड़े हो जाएंगे, पर दुख में जो आपका साथ दे, आपका मजाक ना उड़ाए, असलियत में वही आपका अपना होता है। तो मेरे हस्बैंड के अंकल आंटी हैं, एक मेरे देवर हैं, मेरी देवरानी है जो मुंबई में रहती है, और प्रियंका भाभी हैं। बाहर मतलब बाहर नहीं कहूँगी, मतलब मायके के अलावा इतने लोग हैं, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और इसके अलावा मेरी मम्मी, मेरे भैया, मेरी दीदी, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो सभी का इतना ज़्यादा थैंक यू है, इतना ज़्यादा धन्यवाद है कि मैं क्या बोलूँ।
देखिए जो हमारे ये अपने होते हैं ना, ये हमें प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हमारा साथ देते हैं। हमारे पास शब्द ही नहीं हो सकते कभी भी कि हम इनको कुछ बोल पाएँ, क्योंकि जो इनका ये जो आभार होता है, एहसान होता है, जो भी बोलो, ये इतना बड़ा होता है। भले ही हम कह लें अपने हैं, कौन सा एहसान किया, लेकिन एहसान ही होता है। क्योंकि देखिए खुशी में हर कोई आ जाएगा खड़ा होने, पर दुख में कौन खड़ा होता है। और जबकि बहुत ही बुरा समय झेला है मैंने और मेरे बच्चों ने, तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मेरी बेटी ने मेरा मतलब मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और वो उतनी खुश नहीं हुई, क्योंकि वो कह रही मैं आपको और खुश करना चाहती थी, पर जो भी है मुझे बहुत खुशी हुई। और ऐसे ही बच्चे जब करते हैं तो माता पिता का सम्मान बढ़ जाता है। आज मेरे हस्बैंड भी इतने खुश हैं कि बस क्या बताऊं आपको। मतलब उन्होंने भी जब बोर्ड पे अपनी बेटी का फ़ोटो देखा, उन्होंने जब उसके नंबर देखे, रिज़ल्ट देखा, तो वो इतने खुश हुए कि क्या मतलब बताने के लिए कुछ है नहीं। और हाँ, जब उसके 10th के एग्ज़ाम आने वाले थे तो वो बहुत परेशान रहती थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं और कौन सी बुक पढ़ लूँ, और कौन सी बुक पढ़ लूँ, क्योंकि उसको मतलब लगता रहता था कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। देखिए रटने वाली चीज़ में इंसान रट लेगा, लेकिन आप जो रट रहे हो उसके बाहर से जब सिलेबस में आ रहा है तो उसके लिए आपको कुछ और भी करना, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो बहुत सारी तैयारी की उसने, गूगल से तैयारी की, यूट्यूब से तैयारी की, उसने बुक्स मंगाई। तो मेरे हस्बैंड भी मतलब जब कहते थे ये बुक मंगा रही, अब तो पेपर पास में आ गए, नज़दीक आ गए, तो मैं कहती थी मंगा दो, इस बार मंगा दो, पहली बार है ना, अभी तो हम ट्राई कर रहे हैं। आगे अगर इस बार इन्होंने यूज़ अच्छा नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया अपनी पुस्तकों का, तो आगे से मत मंगाना। और वो मंगा देते थे, सपोर्ट किया उन्होंने उसकी पढ़ाई में बहुत सारी, लेकिन उसके एग्ज़ाम में उन्होंने उसे परेशान भी बहुत किया। रोने लगी थी बेचारी। एक दिन तो अपनी दादी को फ़ोन कर दिया कि दादी पापा मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं परेशान कर रहे हैं। पर हाँ, वो भी उसके रिज़ल्ट से इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि बस क्या बताऊँ। और उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया उसके पढ़ने के लिए। और पापा हैं, भाग्यशाली बच्चे होते हैं जिनके माता पिता होते हैं और जो सपोर्ट कर पाते हैं, तो वो ही करेंगे सब कुछ। हम तो बस एक बहाने हैं। घर में एक स्त्री की जगह, एक गृहिणी की जगह क्या होती है सभी लोग जानते हैं। एक गृहिणी से ही घर बनता है, ऐसा कहा जाता है। तो मैं आज आपके साथ यही सब बांटना चाहती थी कि ज़िंदगी में हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। वीडियो बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोग देखिएगा ज़रूर। पसंद आए तो लाइक, अगर आपका मन करे तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कभी भी ना निराश मत होइए ज़िंदगी में। सभी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, किसी के ज़्यादा, किसी के कम। किसी की पूरी ज़िंदगी ही संघर्ष से भरी होती है। मैं आपको बताऊँ, मैं पूरी तरीके से कभी खुश नहीं हो पाती हूँ। एक तरफ कुछ अच्छा होता है तो दूसरी तरफ कुछ बुरा हो जाता है, तो मेरी खुशी ऐसी अधूरी रह जाती है। और ईश्वर से जुड़े रहिए, आप कभी गलत मत कीजिए, लेकिन जो आपके साथ गलत कर रहा है उसको छोड़िए मत, ये भी बात है। ये नहीं है कि पागल बन के सहते रहो, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसको बर्दाश्त करते रहो, मत कीजिए बिल्कुल भी बर्दाश्त। लड़िए, क्योंकि आज का टाइम वो नहीं है कि आपके गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल उसके आगे कर दो। अगर आप ऐसा करोगे ना तो वो दूसरे गाल पे भी मारेगा, उसको शर्म नहीं आएगी। इसलिए लड़िए, क्योंकि लड़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत सीधी थी पहले, लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, चिल्लाना, तेज़ बोलना मुझे पसंद नहीं था। आज मैं लड़ती हूँ, आज मैं लड़ के ही यहाँ तक पहुँची हूँ। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को भी सीधा नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि वो भी बोलना सीखें, लड़ाई अपने हक के लिए लड़ना सीखें। तो लड़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने हक के लिए लड़िए, फालतू में घर में कलह नहीं होना चाहिए, ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो आज मैं यही बताना चाहती थी, मुझे बहुत खुशी है। और मैं सच बताऊँ, मुझे वो लाइन नहीं मिल रही है जो मैं बोल सकूं अपनी बेटी को थैंक यू बोलने के लिए, जो खुशी उसने मुझे दी है, अपने पापा को दी है, हम सबको दी है। मतलब इतनी खुश हूँ मैं। बस आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि जिस तरह से उसने इस बार 10th में जो उसने जगह अपनी बनाई है, ऐसे ही वो 12वीं कक्षा में भी अपनी जगह बनाए और बहुत अच्छी इंसान बने। सबसे पहले वो एक बहुत अच्छी इंसान बने और अपनी लाइफ में इतना आगे जाए कि पीछे जो उसके जीवन में जो दुख बीत गए हैं ना, उनकी तरफ वो मुड़ के भी ना देखे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है,
अब बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आने की कोशिश करेंगे आपके लिए। और आज यही मुझे बताना था, अपनी खुशी को आपके साथ बांटना था, अपने जीवन के कुछ बातों पे प्रकाश डालना था कि लड़िए, स्ट्रॉन्ग बनिए, कमज़ोर मत बनिए। अपने बच्चों पर अपने घर के गंदे माहौल का असर मत होने दीजिए। ये बच्चे हैं, ये आगे का भविष्य है, इनके जीवन का निर्माण इनको करना है, हमको इनको सपोर्ट करना है। तो जब हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, अपने इन सब टेंशन का, क्लेश का बच्चों पे असर नहीं होने देंगे, तो उनका जीवन बहुत सुंदर बनेगा। और प्रभु से जुड़े रहिए, विश्वास रखिए, पूर्ण विश्वास के साथ भगवान से जुड़े रहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान ही करते हैं। कर्म हमारे खराब हैं, जो हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन जब हम अपने कर्मों को अच्छा करते हैं, जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं, तो हमारा साथ भगवान किसी न किसी तरीके से ज़रूर देते हैं। तो बस अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय माता की। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को अगर सुना तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, 10th का रिजल्ट आ गया, जरा चेक करो अपनी बिटिया का रिजल्ट। करना का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर करना का पार नहीं होती, लहरों से डर करना का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हारना का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की